नमस्कार दोस्तों। ये तब की बात है जब मैं रत्नागिरी से अपना गांव साबरगंज लौट रहा था। 12 बजे की मेरी ट्रेन थी, पर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन अब 1 बजे के करीब यहाँ से चलने वाली है। मतलब कि अभी 1 घंटा शेष था यहाँ से निकलने में। सबसे पहले तो मैंने अपनी सीट पकड़ी और अपना सामान रखा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बॉगी के अंदर अपनी नज़रें घुमाई तो अब तक सारे पैसेंजर गहरी नींद से सो चुके थे, तो वही मेरी नींद छूमंतर हो रखी थी, क्योंकि ट्रेन को खुलने में 1 घंटा था। तो ऐसे में मैं ट्रेन से उतरा और सामने टी स्टॉल की तरफ बढ़ा। मैं भी चाय पीने के लिए टी स्टॉल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन देखा तो फ़ोन पर पल्लवी थी। मैंने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ? इस पर पल्लवी बोली, आज ही ट्रेन में बैठ गए हो ना? इस पर मैं जवाब देते हुए बोला, हाँ ट्रेन में बैठ तो गया हूँ, पर ट्रेन खुली नहीं है, 1 बजे खुलेगी। अभी मैं पल्लवी से बातें कर रहा था कि इसी बीच मेरी नज़रें दूसरी पटरी पर उल्टे चल रहे एक शख्स पर गई। उस शख्स पर नज़र पड़ते ही मैं चीखते बोला, अरे भाई साहब, ऐसे पटरियों पर उल्टे क्यों चल रहे हो? और वहाँ से कभी भी ट्रेन आ सकती है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि फ़ोन पर पल्लवी बोल पड़ी, आज ही इतनी रात गए किसे टोक रहे हो? तुम्हें पता है ना 12 बजे के बाद किसी अनजान को नहीं टोकते। इस पर मैंने कहा, हाँ मुझे पता तो है, पर वह पागल पटरियों पर उल्टा चल रहे हैं। खैर छोड़ो, जाने दो, मैं फ़ोन रखता हूँ, फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई है। ये बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया और उस टी स्टॉल वाले के पास पहुँचा। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो चाय वाला एकदम से अजीब सा बिहेव करने लगा। दरअसल वो चाय वाला मेरे से नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मैंने उससे चाय मांगी तो उसने उस पर भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप से चाय की केतली से चाय निकल कर मेरे को थमा दी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और चाय पीने लगा। मैं अभी चाय पी रहा था कि इतने में वो चाय वाला अपना सामान समेटने लगा। उसे इस हड़बड़ी में सामान समेटता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस चाय वाले से हंसते पूछा, क्या हुआ भाई साहब, इतनी हड़बड़ी में क्यों? इस पर उस चाय वाले ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और बोला, अब जाओ, दुकान बंद करनी है। मुझे उसके कहने का ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं भी उसी वक्त वहाँ से वापस ट्रेन की ओर चल दिया। अभी मैं ट्रेन की बॉगी में चढ़ने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। पर अजीब बात तो ये थी कि मेरे फ़ोन की रिंग की आवाज़ उधर से आ रही थी जिधर वो आदमी पटरी पर उल्टा चल रहा था। पहले तो मैंने अपनी जेब चेक की, ये देखने के लिए कि मेरा फ़ोन मेरे पास है या फिर नहीं, और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरा फ़ोन मेरे जेब में है ही नहीं। अपना फ़ोन जेब में ना पाकर मुझे लगा कि हो ना हो ये जो रिंगटोन की आवाज़ आ रही है पक्का मेरे ही फ़ोन की है। लिहाजा मैं उस तरफ भागा जिधर से रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी। मैं अभी उसी तरफ भाग ही रहा था कि तभी फ़ोन की रिंग बंद हो गई। फिर जब मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि वही आदमी अभी भी उन पटरियों पर उल्टा चल रही है। मैंने एक बार फिर उस आदमी से टोकते कहा, अरे भाई साहब, आपने यहाँ कहीं फ़ोन पड़ा दिखा है? इस पर उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर वह वही खड़ा होकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। उसे देखकर ना जाने क्यों मुझे भी गुस्सा आने लगा, पर अभी मेरी चिंता मेरे फ़ोन को लेकर बंधी हुई थी। लिहाजा मैंने अपना ध्यान उस आदमी से हटाते हुए अपने फ़ोन को ढूंढने में लग गया। अभी मैं उन्हीं पटरियों के बीच अपना खोया हुआ फ़ोन ढूंढ रहा था कि तभी फिर से फ़ोन की रिंग बजी। फिर जब मैंने फ़ोन की रिंग की तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की रिंग की आवाज़ कहीं और से नहीं
बल्कि उसी आदमी के पॉकेट से आ रही थी। पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हो गया, मैं एकदम से गुस्से से भर गया और सीधा उस आदमी के पास जाकर चीखते हुए बोला, चोर कहीं के, लाओ मेरा फ़ोन वापस करो। पर वो अभी भी मुझे खड़े खड़े घूरे ही जा रहा था। तो वही मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने आओ देखा ना ताओ एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। मेरे तमाचा जड़ते ही उस आदमी की मुंडी एकदम से नीचे टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और ये देखकर मैं उसी समय अधमरा हो गया। मैं तुरंत पीछे पलटा और वहां से भागा। मैं अभी कुछ कदम भागा ही था कि तभी मैं हवा में जोर से उछल पड़ा और सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, मानो किसी ने मेरे को किसी गेंद की तरह उछाल दिया हो। मैं जैसे तैसे प्लेटफॉर्म से उठा और लड़खड़ाता हुआ अपनी बॉगी में चढ़ गया। बॉगी में चढ़ते ही ट्रेन भी एकदम से चल पड़ी। ट्रेन की खुलते ही मुझे थोड़ी राहत तो मिली, पर मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। खैर मैं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपनी सीट पर बैठा। ट्रेन की स्पीड भी अब काफ़ी तेज हो चुकी थी कि तभी मुझे ट्रेन के बाहर साथ वाली पटरियों पर वही आदमी दिखा जो ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। अब तो भाई मेरी जान मेरे मुंह को आ गई थी। मैं अपनी सिर को नीचे छुपाते हुए अपनी सीट पर लेट गया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी सीट के नीचे कुछ है जो सीट को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे मैंने सीट से उठकर देखा तो मैंने पाया कि 2-3 हाथों के पंजे सीट को फाड़कर बाहर निकल आए हैं। अब तक जो भी मैंने देखा वो सभी इतने भयानक और डरावने थे कि कोई कमजोर दिल वाला होता तो कब का मर गया होता। मैं तुरंत ही वहां से भागा और ट्रेन के टॉयलेट में जाकर छिप गया। इसी बीच ट्रेन भी रुक गई। टॉयलेट की खिड़की से जब मैंने बाहर देखा तो मैंने पाया कि कोई सामने प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रेन के टॉयलेट से बाहर निकलकर ट्रेन के गेट से बाहर की तरफ झांका तो मैंने पाया कि एक छोटा सा स्टेशन है। इसी बीच मेरी नज़रें वही स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे एक बाबा पर गई जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। पता नहीं क्यों मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि मुझे उनसे जाकर बात करनी चाहिए और मैं चला भी गया। जैसे मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मेरे से कहा, तुमने उस आदमी को टोककर और थप्पड़ मारकर अपनी मौत को बुलाया है, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ये सब सुनते ही मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते बोला, बाबा कोई तो उपाय होगा। उस बाबा ने मेरे को एक लाल कपड़ा देते हुए कहा, इसे अपने सिर पर बांध लो, इससे वो तुम पर सीधा हमला नहीं कर पाएगा, पर हाँ वो तुम्हें बहुत डराएगा, यहाँ तक कि तुम्हें मजबूर भी कर देगा ये कपड़ा हटाने के लिए। पर तुम्हें गलती से भी कपड़ा मत हटा देना। अगर 9 दिनों तक तुम उससे बचे रह गए तो 10वें दिन तुम्हारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। इतने में ही ट्रेन चलने का सिग्नल दे दिया। मैंने वो कपड़ा अपने सिर पर बांधा और वापस ट्रेन में बैठ गया। पूरे रास्ते उस प्रेत ने ऐसे ऐसे खौफनाक नज़ारा दिखाई कि मैं पागल होने को आ गया था। फिर घर पहुंचने के बाद भी उस शैतान का शैतानी खेल जारी रहा। मैंने और भी ओझा और साधुओं को दिखाया, पर कहीं बात नहीं बनी। आखिरकार बड़ा ही मुसीबत से 9 दिन बीते और 10वें दिन से सब कुछ नॉर्मल होता चला गया और आज सब कुछ ठीक है। पर मुझे अभी भी डर लगता है कि कहीं वो फिर से ना मिल जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।